हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू सोना क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी तक हम क्या देख रहे थे? द्रव के गुण पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में द्रव पूरा कवर नहीं हो पाया था, ठीक है। आज कोशिश करूँगा कि क्लास कंप्लीट हो जाए, जो कि चैप्टर चल रहा था हमारे परिवेश के पदार्थ। हाँ, और एक बात ध्यान रखिएगा भाई, रिवीजन नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं बहुत डीप जाके अंदर बहुत ज़्यादा जाके कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट कोई नहीं देता, और मैं जितना भी नोट कराता हूँ ना, किसी को रटना नहीं है। फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, बस उसको एक बार पढ़ना है, समझना है। जैसे मैं समझा रखा हूँ वैसे ही आपको क्या करना है, बस समझना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, तो कहाँ शुरू करें? ये क्या है? यह एक बर्तन, ये क्या है? एक बर्तन है, ठीक है। एक स्टोव बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं? आग लगा देते हैं, ठीक है। आग लगा दिए। इसमें क्या भरा हुआ है? पानी। इधर से क्या लगा दिए हम? आग लगा दिए। बात आ रही समझ में? इस पे गौर करना है। जब आप पानी को गर्म करते हैं, आप कुछ समय के बाद देखिएगा, 5 मिनट 10 मिनट, जितनी आपकी आग की क्वांटिटी रहेगी, मात्रा रहेगी। यदि स्लो रहेगा तो थोड़ा लेट से, यदि वो थोड़ा फास्ट रहेगा, बड़ा लो रहेगा तो थोड़ा जल्दी। क्या होगा? ये एक समय के बाद उबलना शुरू हो जाता है। पहले क्या होता है? वो उबलना शुरू हो जाता है। जो उबलता है, पूरे पानी के अंदर से बुलबुला निकलने लगता है। निकलता है ना, देखा होगा आपने। उसके बाद जब उबलना शुरू हो जाता है, उबलना जब शुरू होता है, उसके बाद तुरंत बाद यदि हम हीट देते रहेंगे तो क्या होगा? उससे पानी जो है ना, वाष्प बनकर उड़ना शुरू हो जाता है हवा में। क्या बनकर? वाष्प बनकर। अच्छा, बात यहाँ आती है कि आखिर उसको कितना टेम्परेचर देते हैं, कितना हीट देते हैं, जो कि वो उबलना शुरू होता है, ठीक है ना। आपको पता है, बताए थे अभी, जब धीरे धीरे दीजिएगा तो लेट से उबलेगा, जब इकट्ठा ज़्यादा लो देंगे तो थोड़ा जल्दी उबलेगा। बताए थे ना। इसका मतलब टेम्परेचर का कुछ लिमिटेशन होगा। जिस टेम्परेचर पे जाके वो उबलना शुरू होता है, तो वो टेम्परेचर है आपका, क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या है ये? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है? उबलना शुरू हो जाता है, ठीक है। बात आ रही समझ में? मैं इसको बिल्कुल कहानी की तरह बता रहा हूँ, ठीक है। बात को समझना है, क्यों इतना इजी नहीं है इस चीज़ को समझना। मैं इसका एक ओवरव्यू कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, होता क्या है आखिर। अच्छा, एक बात है, चलो ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? उबलना शुरू हो जाता है। मान के चलो इसी चीज़ को हम किस पे ले जाए? एवरेस्ट की चोटी पर। किस पे? एवरेस्ट की चोटी पर। एवरेस्ट की चोटी की हाइट क्या है? 8,848 मीटर लगभग, सॉरी हाँ, 8,848 मीटर, यानी कि लगभग कितना हो गया? 9 किलोमीटर। यदि हम 9 किलोमीटर ऊंचाई पे ले जाके इसी पानी को गर्म करते हैं, यदि इस पानी को गर्म करने में मुझे, यानी कि उबलने में 5 मिनट लगता था। कितना लगता था पहले? 5 मिनट, तब जाके पानी उबलता था। तो अब 3 ही मिनट में क्या होता है? पानी उबलना शुरू हो जाता है। कितना मिनट में? 3 मिनट में। कहाँ पे? पहाड़ की चोटी पर। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही है, आपने तो प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। आपको जो है ना, ज़्यादा दूर पहाड़ की कहीं अगर घूमने के लिए प्लान बनाते हैं पिकनिक का, कहीं हिल पे जाना हो पहाड़ी एरिया में, तो वहाँ देखिएगा खाना थोड़ा लेट से पकता है। क्यों पकता है वो सब बताएंगे अभी, ठीक है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली जो अभी होता है मैं वो बता रहा हूँ। यदि आप घर पे नीचे बनाओगे, ठीक है, क्या बोलते हो अपना, पहाड़ से निचले एरिया में, तो वहाँ पर आपका कितना डिग्री सेल्सियस लगेगा? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पर जब पहाड़ के ऊपर बनाओगे तो 70 डिग्री सेल्सियस पे ही वो क्या हो जाता है? उबलना शुरू हो जाता है।
यदि हम टेम्परेचर उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे देंगे, सेल्सियस देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो उबलना शुरू हो जाएगा। उसका मतलब क्या है, जब 5 मिनट उसको देते थे तब उसको 100 डिग्री सेल्सियस मिलता था, तब जाके उबलता था। अब 70 डिग्री सेल्सियस कितना में आएगा, लगभग 3 मिनट में आ जाएगा। तो 3 ही मिनट में क्या होता है, उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आप ही बताओ, कोई पानी क्या बोलते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, और कोई दूसरा पानी जो नीचे है वो कितने पे उबल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। बात को समझना है बिल्कुल गौर से, मैं जो बता रहा हूँ ना, थोड़ा ध्यान देना उस पर। एक पानी जो नीचे है वो उबल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और जो पहाड़ के ऊपर है वो कितने पे उबल रहा है, 70 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है ना। अब आपको ये देखना है कि यदि मैं उसमें हाथ डालूंगा, क्या डालूंगा, हाथ डालूंगा, तो सबसे ज़्यादा जलन किस में आएगा, इसमें या इसमें, किस में आएगा भाई, खुद अंदाजा लगा लो, 100 डिग्री सेल्सियस वाले में, और नीचे वाले में जलन कम होगा। अभी आप ही बताओ, जब हम खाना बनाएंगे, यदि हम खाना बना रहे हैं तो नीचे जल्दी पकेगा कि ऊपर में जल्दी पकेगा, नीचे जल्दी पकेगा। क्यों कि नीचे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बन रहा है उबलने के लिए, और यहाँ पर क्या है 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। कहाँ पे, ऊपर में 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ही क्या हो रहा है, पानी उबलना शुरू हो जा रहा है। उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, उससे ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, पानी जो है ना वाष्प बनकर उड़ जाता है। आ रहा है समझ में। तो क्या होता है, पहाड़ के ऊपर अगर आप खाना बनाते हो तो वहाँ पर क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है खाना बनाने में। आया समझ में। चलिए, ये तो हुई एक प्रैक्टिकल वाली बात। अब थ्योरी पे आते हैं, आखिर पानी उबलता क्यों है। देखो, पढ़ने का जो ना साइंस में क्या है ना, क्यों कैसे कब, इस सब कुछ ध्यान रखा जाता है, छोटी छोटी बातों को, तभी आपको पता चलेगा साइंस है क्या, समझे ना। तो मैं एक एक करके छोटा छोटा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। आखिर मान के चलो, जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो उस टाइम ये उबलता क्यों है, और यहाँ पहाड़ के ऊपर जो है ना 70 डिग्री सेल्सियस पे ही क्यों उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा अपने अंदर सोच के देखो। ठीक है ना, बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, आप खुद सोचो। कैसे बताऊँ आप लोग को, चलिए ठीक है, देखिए आप सुने हो वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, जैसे कि हमारे पृथ्वी पर क्या है, हमारे पृथ्वी को है ना वायु की एक मोटी परत, मोटी या पतली परत जो भी कहिए आप, वायु की एक परत क्या है, कवर करके रखा हुआ है। और वायु जो है ना पूरा प्रेशर के साथ, यानी कि उसका इतना ज़्यादा प्रेशर है, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो। यदि हम यहाँ खड़े हैं ना, ठीक है, वायु हमको क्या कर रहा है, पूरा प्रेशर मार रहा है पीछे से, चारों तरफ से, हम स्थिर है। यदि इसी बॉडी को लेके हम शून्य में चले जाए, अंतरिक्ष में चले जाएं, और वहाँ पर अगर यदि हम इसी तरह खुले रहेंगे ना तो विस्फोट कर जाएंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि वायुमंडल जितना स्पीड से, क्या बोलते हैं, जितनी ताकत से दाब लगा रहा है ना मेरे शरीर पे, मेरा शरीर भी अंदर से उतनी ही ताकत से प्रेशर मार रहा है। बात को समझना है। अब बताइए, यानी कि वायुमंडलीय का दाब इतना ज़्यादा है कि फिर उतना ही ज़्यादा, क्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। क्योंकि बताइए, इतना बड़ा वायुमंडल है, उसमें वायु का कण, आप देखिएगा, एक प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, ठीक है, एक बैलून लीजिएगा या फुटबॉल लीजिएगा, एक खाली फुटबॉल का वज़न नाप लीजिएगा, एक हवा भर के वज़न नापिएगा, ठीक है, हवा भर के देखिएगा, बहुत अंतर मिलेगा, लगभग 1-1.5 किलो का अंतर मिलेगा उसके वजन में। अब बताइए, उतनी सी हवा 1-1.5 किलो हो सकता है। अब सोचिए, अब जब मेरे शरीर पे कोई, क्या बोलते हैं, उतना जो पूरा हवा है, उतना कितना वजन होगा, पूरा मेरे को दबा रहा है कस के, सोचो कितना प्रेशर होगा, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन संयोग से प्रकृति इस तरह से बना रखा है, उतना ही प्रेशर से, उससे ज़्यादा नहीं, यानी कि दोनों का प्रेशर क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। आप देखे होंगे, जब कोई पहाड़ पे जाता है तो बोलते हैं नाक से खून आने लगता है। क्यों आने लगता है नाक से ब्लड, इसलिए आने लगता है क्योंकि वायुमंडल में क्या है ना, वायु क्या है पता है, छोटा छोटा कण, गैस है। वायुमंडल क्या है, सारे गैस है ना, उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अब आप ही बताओ, छोटे छोटे कण है, वो हमको मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है, तो यहाँ पर स्थिर क्यों है वायु पृथ्वी पे, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको क्या है, खींच के रखा हुआ है, ठीक है ना। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खींच के रखा हुआ है।
जितना हम पृथ्वी की सतह की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर वायु का घनत्व तो क्या होगा, ज़्यादा घना होगा, क्योंकि उसको खींच कर रखा हुआ है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वायु कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी है ना, तो मतलब क्या बोलते हैं, अधिक से अधिक खींच के अपनी ओर नज़दीक रखेगा ना। और बाकी जब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, खींचने की कैपेसिटी उसकी कम होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, विरल होता जाएगा। विरल मतलब कम मिलता जाएगा, ठीक है ना। जब हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वायु कम रहता है। वायु कम रहेगा तो उसका प्रेशर हमारे शरीर पे क्या होगा, कम लगेगा। जब हमारे शरीर पर वायु का प्रेशर कम लगेगा तो क्या होगा, जो सबसे पहले जो उतना भी कम नहीं लगता है लेकिन कम लगता है, तो क्या होता है, नाक से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आप एवरेस्ट की चोटी पर थोड़ा सा ज़्यादा क्या बोलते हैं, उछल कूद कर लोगे ना, तुरंत नाक से ब्लड आ जाएगा, तुरंत। क्यों? क्योंकि जब हम लोग उछल कूद करते हैं तो हम लोग का प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और उतना तो कैपेसिटी नहीं है कि वायुमंडल को कि वहाँ पर कि आपको दबा के रखेगा, जो कि आप आराम से मस्ती एंजॉय करते रहिएगा। इसलिए क्या होता है, जब आप ज़्यादा हाइट पे जाओगे ना, एवरेस्ट की चोटी पर या फिर 5-6 किलोमीटर की भी हाइट वाले पहाड़ पर, तो वहाँ नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये रहा एक कॉन्सेप्ट, इससे मतलब नहीं था लेकिन फिर भी आपको एक मैं समझा दिया, ठीक है। इस सब बात को ध्यान रखना है और जहाँ तक आप समझे हो ना, उसको अपने अनुसार अपने कॉपी में नोट कर लेना है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। चलिए देखते हैं आप कहाँ थे हम। अच्छा, पानी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये भी कहाँ है, वायुमंडल में ही है, हम जो गर्म कर रहे हैं। तो वायु का दाब क्या है, इसको दबा के रखा हुआ है, किसको, पानी को। हम इसको हीट देते हैं इधर से, इसका जो ये भी क्या होता है ना, जब हीट देते हैं तो बताए थे ना, यदि किसी भी पदार्थ में हीट देंगे तो उसके कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ने लगती है। पिछली क्लास में बताए थे, ठीक है ना। कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। तो वो इतना स्पीड से गतिज ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाती है, एक दाब सा बनाने लगता है, यानी कि ऊपर उड़ना चाहता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता। क्यों नहीं उड़ पाता? क्योंकि वायुमंडल उसको दबा के रख रहा है। लेकिन कब तक दुआ भाई, तो दबा के रखेगा। एक समय आएगा जबकि मैं उड़ ही जाऊंगा, तो वो समय कब आएगा, जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, ठीक है। जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे तो इसका दाब क्या होता है, ज़्यादा बराबर हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका दाब, पानी का दाब और वायुमंडल का दाब क्या होता है, बराबर हो जाता है। लेकिन जैसे ही उससे ज़्यादा टेम्परेचर डालेंगे, फुड़ से उड़ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, वो तुरंत उड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है, यदि हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस देंगे तो पानी उड़ेगा नहीं, बस क्या होगा, उबलेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे देंगे तो पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन बाकी टेम्परेचर जो है उसको उड़ाने में लग जाएगा, उसको उड़ाते रहेगा, ठीक है ना। यदि मान के चलो आप पानी है, इसमें हम क्या किए, 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिए, तो क्या होगा, पानी का टेम्परेचर हमेशा 100 ही मिलेगा, वही मेंटेन रखेगा पूरा, और पूरे अंदर से बुलबुला मारते रहेगा, ठीक है ना। तो लेकिन जो 10 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा हुआ उसको उड़ाते रहेगा। क्या करते रहेगा, उड़ाते रहेगा। अब आपको एक चीज़ देखना है, आप देखे होंगे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है ना, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब पानी उबल रहा है, उस टाइम आप क्या कीजिए, हाथ डुबा के निकाल लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। गारंटी दिया, थोड़ा सा गर्म लगेगा लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा फोका हो जाएगा, छाला हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यदि थोड़ा सा यदि आप लोग CBSE मीडियम में नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा देसी होंगे, तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको जो है ना हाथ में छाला नहीं होगा। यदि CBSE मीडियम में पढ़े होंगे तो उसी तरह सुकुमार तरीके से रहे होंगे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यदि देसी बच्चा होगा तो कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा जलन होगा, लहर होगा, फोका नहीं होगा। लेकिन वही जब उसका वाष्प होता है ना, भाप, जब वो भाप बनता है, तो यदि वो उसको आप हाथ पे ले लोगे ना, थोड़ा सा रख लोगे ना 2 सेकंड, तो आपका हाथ क्या होगा, जल जाएगा, पूरा छाला हो जाएगा। क्यों, वो भी बताएंगे, ठीक है। पहले मैं इसको समझा लेता हूँ, थोड़ा सा बहुत आगे चला जाता है, ठीक है ना, ये बताऊंगा मैं। देखिए, द्रव को गर्म करने पर उसका वाष्प दाब क्या होता है, क्रमशः बढ़ने लगता है। बोले थे ना, जब द्रव को हम गर्म करते हैं तो वो जो ना उसका कण जो क्या है, दबाव डालना ऊपर स्टार्ट कर देता है वायुमंडल की ओर, ठीक है ना। कब तक, 70 डिग्री सेल्सियस तक भी दाब डालते रहता है, बढ़ते रहता है, लेकिन वो उसकी उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उड़ जाऊं, ठीक है ना। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो ऐसे ऐसे उबलना, उधर से हवा भी दाब मार रहा है, इधर से पानी का भी, ऐसे ऐसे क्या होता है, उबलना शुरू हो जाता है,
समझ में आ रहा है? उधर से भी दाब लग रहा है, इधर से भी बराबर दाब जब लगेगा पूरा बुलबुला मारना शुरू हो जाएगा। अब तो हम उड़िए जाएंगे, थोड़ा सा और टेम्परेचर मिले ना हम तो निकलिए जाएंगे, ठीक है ना। जब द्रव का वाष्प दाब बढ़कर वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाता है तब द्रव क्या होता है? उबलने लगता है। अरे समझ में? तब द्रव क्या होता है? उबलने लगता है। कब? जब वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब, उसको क्या बोलते हैं? वाष्प दाब बोलते हैं। वो जो सारे जो कण जो दाब लगाते हैं ना ऊपर की ओर, उसको क्या बोलते हैं? वाष्प, क्योंकि वाष्प ही बनने वाला है ना, इसलिए उसका नाम क्या देते हैं? वाष्प दाब। जब बराबर हो जाता है तब द्रव क्या होता है? उबलने लगता है। मैं सारा कुछ बता दिया हूँ अभी, ठीक है। जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है, जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करेगा, ठीक है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे कौन उबलना प्रारंभ करता है? जल। सारे पदार्थ के लिए अलग अलग है, जितने भी द्रव है ना, जैसे जल 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, बाकी दूसरा क्या है? ईथर था, कितना उबलता था? 30 डिग्री सेल्सियस पे, से बताया था पिछली क्लास में। तो आ रहा समझ में? तो जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उस ताप को द्रव का क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? द्रव का क्वथनांक, उस ताप को। अब पूछेंगे भाई पानी का क्वथनांक कितना होता है, कितने पे वो उबलता है? तो क्या बताओगे आप? 100 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में? और यह प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया हो इसको क्या बोलते हैं? क्वथन या फिर उबलना। नहीं बोलते? क्वथन बोलो या उबलना, बात बरोबर है, ठीक है। क्वथन या उबलना कहलाती है। अब यहाँ मैटर क्या करता है आप खुद अब अंदाजा लगा सकते हो। देखिए, यदि मैं कहूँ यदि वायुमंडलीय दाब को बढ़ा दिया जाए तो क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? चलो छोड़ो, इस तरह से नहीं सोचना है। यदि हम वायुमंडलीय दाब को बढ़ा दें तो उसमें और ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, कम गर्म करना पड़ेगा? अब बता दोगे आप क्या क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। कितना इजी लगा? है इजी नहीं, क्वेश्चन में पूछता है कि यदि हम वायुमंडलीय दाब बढ़ा दें तो द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा या घटेगा? क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना। लेकिन सबको रट लेता है, अच्छा क्वथन का दाब बढ़ेगा तो क्या बोलते हैं, सॉरी दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। सबका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ ना बिल्कुल जीरो से, जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बिल्कुल जो कि आपके दिमाग में अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ बैठ जाए। अभी आपने कैसे बताया? ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। ज़्यादा गर्म करने का मतलब क्या हुआ? ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? कि क्वथनांक बढ़ रहा है। यदि हम दाब बढ़ाएंगे वायुमंडलीय दाब तो क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। इसके विपरीत जब क्या बोलते हैं वायुमंडलीय दाब घटाएंगे तो क्वथनांक क्या होगा? घटेगा। यदि हम पहाड़ पे चले जाएंगे तो वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या है? कम है। क्यों? कि वहाँ वायु की घनत्व कम है, तो वहाँ क्या होता है? दाब कम पड़ता है। जब दाब कम पड़ेगा तो क्या होगा? तो यानी कि कम ही टेम्परेचर पे उबलना शुरू हो जाएगा। जहाँ 100 डिग्री सेल्सियस उबलता था अब दाब कम पड़ रहा है तो पहले उड़ने के लिए मार करेगा वो। अरे समझ में ना? लगभग जो है ना आपका एवरेस्ट की चोटी पे, यानी कि लगभग यहाँ से 9 किलोमीटर ऊपर जाइएगा ना तो 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? उबलना वो शुरू हो जाता है। तो वही एक पॉइंट है, दाब बढ़ाने पर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। ऐसे तो मैं जो भी बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है। अभी का ट्रेंड ऐसा चल रखा है ना, कुछ भी पूछ दे रहा है, ठीक है ना। इसलिए मैं एक एक करके किसी भी पार्ट को नहीं छोड़ रहा हूँ। दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। द्रव में अशुद्धियों के उपस्थित रहने पर, अब यदि मान लेते हैं उसमें द्रव में नमक मिला दें तो क्या होगा? उसका क्वथनांक बढ़ेगा घटेगा? यदि हम उसमें नमक मिला दें तो क्या होगा? तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें अशुद्धि मिला दी है। अशुद्धि मिला दी उसको उबलने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा, ठीक है। अब उतना सा टेम्परेचर नमक को भी गर्म करने के लिए चाहिए ना, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है द्रव में अशुद्धियों की उपस्थिति रहने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। आया समझ में? अच्छा, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर आ गया होगा समझ में। और मैं एक बता रखा था कि मैं ये बताने वाला था कि 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता हुआ पानी से ज़्यादा खतरनाक क्या होता है? उसका वाष्प होता है। क्यों? क्योंकि उस जल को वाष्प बनाने के लिए भी उष्मा की ज़रूरत पड़ती है। उष्मा मतलब और ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है। वो हीट जो है ना, जब देते हैं तो वो कहाँ जाता है?
उसके वाष्प में सम्मिलित हो जाता है। किस में चला जाता है? वाष्प के अंदर चला जाता है। इसमें तो 100 डिग्री सेल्सियस ही था, लेकिन उसके वाष्प का टेम्परेचर क्या होता है? इससे भी कई गुना ज़्यादा हो जाता है। कई गुना नहीं, लगभग जो भी होता है उससे क्या होता है? हमेशा ज़्यादा ही रहता है। इसलिए उसमें क्या होता है? ज़्यादा खतरनाक होता है। किससे? उबलते हुए पानी से। ठीक है, तो चलिए इसका कुछ और पार्ट बचा हुआ है, उसको देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। पहले भी अभी भी बता रहा हूँ, इसको रटना नहीं है। जैसे जैसे बताया, जैसे जैसे समझाया, वैसे वैसे क्या करना है? बस समझना है, समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है ना, तो ठीक है, देखते हैं हम आगे वाला टॉपिक। ठीक है, तो आपका द्रव का गुण समाप्त हुआ। अब आपका शुरू होगा गैस। गैस के विषय में पढ़ेंगे। गैस के बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। गैस, अब फिर आप बताओ गैस में क्या होगा? अंतराणुक आकर्षण बल जो होगा, अंतराणुक बल, वो क्या होगा? कम होगा कि ज़्यादा होगा उसके कणों के बीच में? बता रखा हूँ कई बार, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। इतना कम होगा कि एक दूसरे को पकड़ के नहीं रख पाता है वो। कौन? गैस। और उसके विपरीत यदि उसका अंतराणुक आकर्षण बल कम होगा तो अंतराणुक रिक्त स्थान जो होता है उसका, अंतराणुक रिक्त स्थान, वो क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा होगा। जब बहुत ज़्यादा हुआ वो, तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र रूप से अपना परिभ्रमण करते रहेगा। ठीक है, गैसों में अंतराणुक बल बहुत कमज़ोर होता है तथा अंतराणुक स्थान बहुत अधिक होता है। अतः गैस के कण पूर्णतः स्वतंत्र होकर समस्त उपलब्ध स्थान में, जिस स्थान में उसको बंद रखेंगे, समस्त उपलब्ध स्थान में इधर उधर बौखता रहेगा। ये कण कभी यहाँ है तो कभी वहाँ चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा। लेकिन गैस में क्या था, ठोस में क्या था? अपने जगह पे हल्का हल्का कंपन करता था, बस बहुत हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का, लेकिन वहाँ से वो हटेगा नहीं। द्रव में क्या था? अपने जगह से हटता था, लेकिन क्या होता था कि उतना फ्रीली नहीं मूव करता था, एक दूसरे से चिपकते हुए हटता था, यानी एक दूसरे को अलग नहीं कर पाता था। किसमें? द्रव में। और गैस में बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है और अपना मस्ती से घूमता है। ठीक है, तो अब चलते हैं गुण। ये तो फॉर्मेलिटी है, ये सब बता रखा हूँ मैं। ठीक है, ये हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें कुछ विशेष आए, विशेष आने वाला है, इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर करके मैं निकलते जा रहा हूँ। ठीक है ना, अंदर क्या करना, अंदर तो सारा जो भी इसका डिटेल से कॉन्सेप्ट था वो तो पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसका गुण देखते हैं। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस का द्रवणांक और क्वथनांक कमरे के ताप से कम होता है। ये भी समझ में आ गया होगा, पहले बता दिए। क्या लिखा है? सामान्य वायुमंडलीय दाब। ठीक है, किसी भी गैस का सामान्य वायुमंडलीय दाब मतलब कि जो दाब अभी है, जिसको हम अनुभव कर रहे हैं, इससे ना तो कम रहना चाहिए ना ही ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है, इसको बोलेंगे सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस का द्रवणांक और क्वथनांक कमरे के ताप से क्या होता है? कम होता है। कैसे? आप ही बताओ, क्वथनांक क्या होता है? जब पदार्थ द्रव से गैस बनना शुरू होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हमको द्रव अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा। गैस को द्रव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें उसको गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे? क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। ठीक है, उसको ठंडा करेंगे तभी ना उसके कणों का जो क्या बोलते हो, गतिज ऊर्जा कम होगा। ठीक है, जब उसको इतना ठंडा कर देंगे उसकी गतिज ऊर्जा बहुत कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? यानी कि कमरे के ताप से कम होता है। क्या? क्वथनांक। अब द्रवणांक देख लेते हैं, वो तो और ज़्यादा कम होगा। और फिर क्या करेंगे? द्रव से जब ठोस, यानी ठोस से जब द्रव बनता है, यानी कि अब ठोस बनाने के लिए उसको और क्या चाहिए? और ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, जो भी करना पड़े हमेशा क्या होगा? कमरे के ताप से हमेशा कम ही होगा। ठीक है, गैसों की संपीड़ितता बहुत अधिक होती है। मान के चलिए फैलता रहता है इधर उधर, पकड़ के हम भी चाहेंगे इसे पकड़ के चीप देंगे तो सट जाएगा, नहीं सटेगा। इसलिए क्या होता है? उसका संपीड़ितता क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि फ्रीली मूव करता है। उसके अंदर क्या होता है? अंतराणु का स्थान क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। जिसके अंदर अंतराणु स्थान ज़्यादा रहेगा, क्या होगा? उसको दबा देंगे तो चिपक जाएगा, नहीं चिपकेगा। कहने का मतलब क्या हो? गैसों की संपीड़ितता बहुत अधिक होती है। गर्म या ठंडा करने पर गैस को क्रमशः प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है।
जब इसको गर्म करेंगे तो उसका गति ऊर्जा क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ेगा, क्या होगा, फैलने लगेगा। इसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा, चिपकना शुरू हो जाएगा एक दूसरे से। अरे समझ में, तो क्या हो जाएगा, वो संकुचित हो जाएगा। तो वही है, गर्म करने पर क्या हो जाएगा, प्रसारित होगा। प्रसारित मतलब फैलना, ठंड करने पर संकुचित होगा। कर्मशः का मतलब क्या है, पहले गर्म लिखा हूँ तो गर्म का ये हो गया, ठंडा लिखा हूँ तो संकुचित हो गया ये इसका, ठीक है ना, किया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे वाला पॉइंट। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट गुण। ठीक है, गैस की आकृति और आयतन क्या होता है, वो निश्चित होता है। पहले ठोस का बताया था, फिर द्रव का, अब इसका गैस का। गैस में क्या है ना, इसका आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। कैसे, क्योंकि गैस का क्या होता है, अंतरानुक आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, एक दूसरे को पकड़ नहीं पाता है। अब जिस बर्तन में रखेंगे उसी आकृति का हो जाएगा। ठीक है, जैसे उसमें होता था द्रव में। इसका आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है ना, आयतन अनिश्चित कैसे होता है, अभी कुछ ताप है, कभी कुछ ताप है, तो आयतन भी क्या हो जाएगा इसका, अनिश्चित हो जाएगा। जैसे कभी देखिए मैं बता रहा हूँ, एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए, ठीक है ना, तो उस पूरे को छेक लेगा, वो घेर लेगा। आयतन क्या होता है, जितना को वो घेरे उसको क्या बोलते हैं, आयतन। ठीक है, अब देखिए छोटा सा बर्तन ले लें, उसमें गैस को डाल दें, उसमें तो जगह किसी उसमें डाल दिया तो उसमें क्या हो गया, उसमें भी चला जाएगा उतना ही गैस। उसका वजन देखा जाए, वजन चेंज नहीं होता, याद रखना है। आयतन चेंज हो जाएगा, आकृति चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान जो है वो चेंज नहीं होता। 1 किलो के साथ छोटा बर्तन में डाल दीजिए, उसमें पूरा समा जाएगा, यानी कि वो उतना जगह छेक लेगा। यदि पूरे खुला छोड़ देंगे तो पूरे उड़ जाएगा, नहीं उड़ेगा। देखे होंगे ना, आपका जो घर में सिलेंडर है ना, उसको खोल के देख लीजिएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया, वो पूरे को छेकते हुए चला जाएगा। इसका क्या मतलब, आयतन उसका बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि गैस की आकृति और आयतन क्या होता है, वो निश्चित होता है। ठोस एवं द्रव की तुलना में इसका घनत्व कम होता है। इसका घनत्व क्या होता है, बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि इसके कणों की गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, और इसके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। कणों के बीच में अंतरानुक स्थान क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, नहीं होता है। रिक्त स्थान ज़्यादा होने से, यानी कि अंतरानुक स्थान ज़्यादा होने से क्या होगा, इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। घनत्व क्या होता है, जो ज़्यादा घना हो, नज़दीक नज़दीक हो, इसमें तो दूर दूर रहता है, तो घनत्व क्या होगा, इसके तुलना में कम ही होगा। देखिए, गैसों के परस्पर स्वाभाविक रूप से मिश्रित होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, गैसों का विसरण। इसमें भी विसरण की प्रक्रिया पाई जाती है, जैसे द्रव में पाया जाता था ना, देखे थे ना, प्रैक्टिकल करके हम दिखाए थे आपको। 2 बोतल था, उसमें अलग अलग कलर था, मिलाए थे बीच में पाइप डाल के, तो क्या हो गया था, दोनों एक दूसरे से ऑटोमेटिक मिल गया था, स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविक मतलब ऑटोमेटिक, अपने आप, उसको हिलाए डुलाए नहीं थे। उसी तरह से मान लीजिए ये पूरा कमरा है, ठीक है, क्लासरूम है, इसमें एक साइड कोई ऑक्सीजन छोड़ दिए, दूसरा साइड हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसका एक प्रैक्टिकल जो है ना करके देख सकते हैं आप। कैसे, आप जो है ना, क्या होता है, एक जिसको लगाने से जो है ना सूंघते हुए पीछे पीछे आ जाता है। कोई प्रचार देता है ना टीवी में, देखे होंगे, कोई परफ्यूम ऐसे लगाता है और बहुत सारी लड़कियां जो है ना उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है सूंघते हुए, देखे है ना। वो क्या है, हम लगाते यहाँ हैं, हम हिलाते डुलाते नहीं है, ऑटोमेटिक उसके नाक तक पहुंच जाता है वो गैस। ठीक है, वो क्या है, और विसरण होता है, स्वाभाविक तौर पर उसके नाक पे पहुंच जाता है, उसका नाक सेंस करता है, तो मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसके पीछे पीछे खिंचाना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये नौटंकी है प्रचार करने का, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि खिंचाना शुरू हो जाता है। अरे समझ में। और दूसरा क्या है, आप देखते होंगे, जैसे कि आज मैं जैसे ही घर आया ना, देख रहा था घर में सब्जी बन रही थी, पर सब्जी नहीं बन रही थी, मैं जब घर के बाहर ही था तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ऐसा कि लग रहा तो काश मेरे घर बन रहा हो ये चीज़। सही बता रहे हैं, काश मेरे घर ऐसा चीज़ बन रहा था। यानी कि सोचिए, खाना कहाँ बन रहा था, संयोग से मेरे घर पे ही खाना बन रहा था। ठीक है, संयोग बढ़िया था, इतना अच्छा खुशबू आ रहा हो और अपने घर में नहीं बन रहा हो और घर के बाहर खुशबू लेके अंदर आए तो कैसा फील होगा। लेकिन संयोग क्या था कि अपने घर पे ही बन रहा था, देखा तो बड़ा खुशी फील हुआ, इतना अच्छा खुशबू। यानी कि क्या है, वो बन रहा था अपने किचन में खाना, उसकी खुशबू कैसे चलेगी बाहर, उसको कोई ऐसे लेके हवा लेके उड़ा रहा था, मिला रहा था, नहीं, स्वाभाविक तौर से विसरित हो रहा था, यानी कि हवा के कण में मिलता भी जा रहा था। ठीक है ना, विसरण हो रहा था। तो समझ में आ गया होगा क्या होता है विसरण, पदार्थ के गैसीय रूप का
द्रव रूप में परिवर्तन, गैसों के परस्पर स्वाभाविक रूप से मिश्रित होने की प्रक्रिया को गैस का विसरण कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब गैस का संघनन। पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? कोई पदार्थ क्या गैसीय अवस्था में, उसको पूरा ठंडा करेंगे, इतना ठंडा करेंगे कि वो द्रव बनने लगे। जब कोई किसी गैस को द्रव बनाते हैं तो उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? गैस का संघनन कहलाता है। ठीक है, यानी गैस को जमा रहे हैं हम। गैस का जमना यानी क्या होता है? उसको गैस का संघनन बोलते हैं। ठीक है, संघनित कर रहे हैं उसको, यानी कि द्रव बना रहे हैं। ठीक है, याद रखना है इसको, बहुत यूज होगा आगे। पूछता भी है कि गैस का जो है ना क्या बोलते हैं, गैस को अगर यदि हम द्रव में बदलेंगे तो उस प्रक्रिया क्या बोलेंगे? गैस का संघनन। ठीक है, गैस पर दाब बढ़ाने पर क्या होता है? गैसों को द्रव के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए, गैस पर यदि आप दाब बढ़ाओगे, पहले ये देखना है कि गैस को हम कितने तरीकों से जो है ना मतलब द्रव बना सकते हैं। उस पर दो चीज़ जो है ना क्या बोलते हैं, दो कारक है। उसमें से कारक है, यदि आप कोई गैस है दूर है, उसको सबको एक साथ करके इकट्ठा करके चिपका के रखोगे तो क्या हो जाएगा? वो द्रव बन जाएगा। दूसरा क्या होगा कि उसको इतना ठंडा करें कि उसके कण का गतिज ऊर्जा क्या हो? बहुत कम हो जाए। इतनी कम हो जाए उसकी गतिज ऊर्जा कणों की स्थिर होने लगी। जब वो स्थिर रहेगा तो बेचारा तो क्या ऑटोमेटिक बैठना शुरू हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? वो द्रव बन जाएगा। ठीक है, यदि हम दोनों लगा दें तो क्या होगा? यदि मान चलो दाब भी लगा रहे हैं और ताप भी यानी कि ठंडा भी कर रहे हैं तो थोड़ा कम ठंडा करना पड़ेगा। जितना पहले ठंडा करना होता था उतना अब ठंडा नहीं करना पड़ेगा। उसके पहले ही क्या हो जाएगा? वो द्रव बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब लेकिन एक सबसे ज़्यादा महत्व क्या किसका होता है? ताप का होता है। किसमें? गैस को द्रव में बदलने में। किसका? ताप का। ठीक है, वो कैसे बताता हूँ। ताप मतलब ठंडा करना या गर्म करना, ताप कहलाता है। ठीक है ना, जैसे बताता हूँ। मान के चलिए कोई गैस है, हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं यानी कि दबा रहे हैं। दबा के क्या करेंगे? द्रव बनाएंगे? नहीं बनेगा। सारे पदार्थ का कुछ लिमिट होता है, उसको कम से कम उतना टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए, तभी वो द्रव बन पाएगा। कम से कम, ठीक है, कम से कम उतना टेम्परेचर। मान लेते हैं कोई पदार्थ है, वो जो है ना यदि उस पर यदि मान के चलिए पदार्थ है, ठीक है, कोई गैस है, पदार्थ मतलब कोई गैस है, इसका जो है ना क्या बोलते हैं, यदि हम इसको कोई दाब ना दें, खाली इसको ठंडा करें, तो इसको जो है ना तकरीबन ठंडा होने के लिए इसको टेम्परेचर चाहिए कितना? मान लेते हैं कि -10 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए? -10 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको बता दूं, पहले एक तो शुरू होता है कहाँ, अभी 20 डिग्री सेल्सियस कमरे का ताप, धीरे धीरे पीछे जाएंगे 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 5, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, इस तरह से चलते रहता है। ठीक है, यानी कि माइनस में जाएंगे, जितना माइनस बढ़ता जाएगा, जैसे अगर ये -10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। और यदि -20 बोलेंगे तो वो और ज़्यादा ठंडा हो गया। -30 अगर यदि बोलेंगे तो वो और भी ज़्यादा ठंडा हो गया। अरे समझ में? अब बोलूँगा -30 ज़्यादा ठंडा होता है या 30 ज़्यादा ठंडा होता है, तो -30 ज़्यादा ठंडा होता है, नहीं होता है, 30 तो गर्म हो जाएगा। अरे समझ में? थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया, जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये -10 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, द्रव बन जाता है। समझना है भाई, -10 पे ये द्रव बन गया। लेकिन अब क्या करते हैं, दाब भी दे रहे हैं कुछ और ठंडा भी किए जा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या हो जाता है, द्रव बन जाता है। ठीक है, अब मान के चलिए हम इस पर कोई ताप ना दें, अभी 20 कोई ताप ना दें, खाली हम दबाते ही चलें, तो क्या होगा, ये कभी भी द्रव नहीं बनेगा। क्यों? इसका कुछ लिमिट होता है। इसका मान लेते हैं कि लिमिट है कि कम से कम इसको 5 डिग्री सेल्सियस ताप देंगे, तभी जाके क्या बनेगा, द्रव बनेगा। ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस देंगे, 5 डिग्री सेल्सियस। अब यदि हम उसको 5 डिग्री सेल्सियस ताप दिए इसमें, तो क्या होगा, ये द्रव नहीं बनेगा। लेकिन उसको हम इतना दबा दें जितना ज़रूरत है, तो फिर जाके वो द्रव बनेगा। क्योंकि इसको हम कितना दिए थे, -10 डिग्री सेल्सियस, तभी जाके क्या बने, तब क्या बना था, द्रव बना था, नहीं बना था। यदि हम 5 डिग्री सेल्सियस देंगे, द्रव बनेगा, नहीं बनेगा। उसके लिए क्या चाहिए, इसको दाब भी चाहिए, यानी कि प्रेशर भी चाहिए,
तभी जाके वो क्या बनेगा, द्रव बनेगा। कहने का मतलब मेरा हुआ कि सभी पदार्थ का, सभी गैस का एक लिमिट टेम्परेचर होता है, कम से कम उतना टेम्परेचर हमको देना ही पड़ेगा, यानी कि ठंडा करना ही पड़ेगा जो कि वो द्रव बन जाए, चाहे आप दाब कितना भी दे दीजिए। ठीक है। अब बताइए ऐसा क्यों होता है कि यदि उस लिमिट टेम्परेचर ना मिले लेकिन खाली हम दाब से इसको द्रव बना दें, तो संभव नहीं है। ऐसा क्यों है? हम कितना दबा देंगे, उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या है, बहुत ज़्यादा है। हम दबा के क्या कर सकते हैं, कोशिश करेंगे उसको रोकने का, लेकिन अंदर अंदर क्या सुरपुर सुरपुर फुरफुर फुरफुर करता रहेगा, नहीं करेगा, उसका कण इधर उधर भटकना चाहेगा। जब तक ये कुछ लिमिट टेम्परेचर नहीं देंगे उसको शांत करने के लिए, तब तक वो शांत नहीं होगा। आ रहा है समझ में? इसका ये सबसे बड़ा लॉजिक है, लॉजिक नहीं कॉन्सेप्ट है। मैं आपको जितना भी चीज़ बता रहा हूँ बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल ईजी वाला कॉन्सेप्ट, ये आपको पढ़ने में भी बहुत ईजी लग रहा होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि आप पीछे से रिवीजन करते हुए आ रहे हैं। ठीक है। यदि आप रिवीजन करते हुए नहीं आते हैं तो आपको समझ में नहीं आता, और मैं बता भी रहा हूँ थोड़ा एक ऐसे तरीके से जो कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है। तो वही यहाँ पे गैस पर दाब बढ़ाने पर क्या होता है, गैसों का द्रव रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दाब बढ़ा के क्या कर सकते हैं, गैस को द्रव में बदल सकते हैं। ठीक है। अब क्रांतिक ताप क्या होता है, यानी कि एक ऐसा ताप, कम से कम उतना ताप तो चाहिए ही चाहिए उसको, गैस को द्रव बनने के लिए, चाहे हम दाब कितना भी डाल दें। देखिए इसको, प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है, प्रत्येक गैस के लिए क्या होता है, एक निश्चित ताप होता है, उतना ताप चाहिए ही चाहिए। जिस निश्चित ताप से अधिक ताप पर यदि उससे थोड़ा भी ज़्यादा हो गया, यदि हम 5 डिग्री सेल्सियस बताए थे ना, उससे 6 डिग्री सेल्सियस भी हो जाएगा तो वो क्या होगा, द्रव नहीं बनेगा। चाहे आप कितनों उसको क्या बोलते हैं, दाब दे दीजिए, कितनों दबा दीजिए, कितनों प्रेशर दे दीजिए। ठीक है। जिस निश्चित ताप से अधिक ताप पर गैस संघनित हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, चाहे उसका दाब कितना भी अधिक क्यों ना बढ़ा दिया जाए। ठीक है। वो संघनित हो ही नहीं सकता। संघनित मतलब संघनित करके द्रव बनना, नहीं बोले थे अभी, संघनित किसको बोलते हैं, संघनन। गैस का द्रव में बदलना क्या होता है, संघनन कहलाता है उस प्रक्रिया को। यानी उसका दाब कितना ही भी अधिक क्यों ना बढ़ा दिया जाए, इस ताप को गैस का क्या बोलते हैं, क्रांतिक ताप। ठीक है। आ गया होगा समझ में? तो चलिए, आपका क्या था अभी, संघनन। संघनन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और आ रहा है। ठीक है, उसको मैं बता देता हूँ। ये है आपका ग्लास, आप इसमें है ना फ्रिज से बिल्कुल चिल्ड पानी इसमें ला के डाल दीजिए आप। अब देखिएगा क्या देखिएगा, क्या आप पाते हैं कुछ देर बाद, यानी कि मुश्किल से 5 से 10 मिनट बाद इस पे जो है ना ऐसे ऐसे करके पानी का बूंद जमना शुरू हो जाता है इनके सतह पे। देखें, हमको लगता है आप गौर किए होंगे तो बिल्कुल देखे होंगे। तो ये पानी आता कहाँ से है इसकी सतह पे, बताइए। क्या क्वेश्चन क्या था मेरा, एक गिलास है उसमें चिल्ड पानी, चिल्ड मतलब बहुत ही ठंडा पानी, कहाँ से निकाल के लाएं, फ्रिज से, बिल्कुल ही चिल्ड पानी। ठीक है, गिलास में डाल दिए। आप कुछ देर बाद पाते हैं कि आप उसके चारों तरफ जो है ना पानी की बूंदें जम चुका है, आ रखा है। और आप जब देखे होंगे जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठंडा वाला नहीं होता है, आप देखते हैं जब ठंडा ठंडा देता है ना, कुछ देर बाद देखते होंगे उसके ऊपर जो ना पानी की छोटी महीन महीन कण जमा हो जाता है उसके ऊपर। तो अभी ऐसे करते हो तो बूंद पानी आ जाता होगा हाथ में पूरा। वो कैसे, कहाँ से, क्या है वो पानी, कहाँ से आया? बोतल चूता नहीं है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि बोतल के अंदर से पानी निकल, जब ठंडा होता है ना तो अंदर से पानी बाहर आने लगता है हल्का हल्का, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए होता क्या है, अंदर का पानी क्या है, ठंड, चारों तरफ आपका क्या है, वायु, वायु में क्या है, नमी, नमी मतलब जल वाष्प, है ना, रहेगा ही रहेगा जल वाष्प वायुमंडल में। ठीक है, कुछ ना कुछ मात्रा होगा ही होगा। जब शुष्क वायु कब बोलते हैं, बताए थे ना, आर्द्र और शुष्क बताए थे, जब उसमें जलवाष्प की मात्रा बहुत कम हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, शुष्क वायु। लेकिन फिर भी रहेगा उसमें, याद रखना है, जलवाष्प तो रहेगा ही रहेगा। अब बताइए, ये नमी जो है यानी कि जलवाष्प जो है ये क्या ठंडा पानी है, ये क्या होगा, मान के चलिए अभी नॉर्मल टेम्परेचर, ये बिल्कुल चिल्ड है, तो वायुमंडल का टेम्परेचर मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कितना है, लगभग
चिल्ड पानी लोगे ना आप, इसका टेम्परेचर हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस, किसका, अंदर वाले का, और बाहर वाले का 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक सिस्टम है कि यदि आप ठंडे पानी यानी कि खुली वातावरण में रख दिए तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। यानी क्या करता है ये गर्मी जो है ना इसको देना शुरू कर देगा, किसको, पानी को, और ये क्या करेगा, उससे उष्मा सोखना शुरू कर देगा। जब इसके हवा से इसके चारों तरफ जो चिपका हुआ हवा है, चिपका हुआ रहता है ना, मान के चलिए कहीं पे भी हवा है, इसके साथ दबाव डाल रहा है ना, इस पर जो दबाव मतलब हवा जो है इसके साथ जो चिपका हुआ है इसके दीवार के साथ, उसका जो नमी है वो क्या होता है, धीरे धीरे उससे जो उष्मा ले रहा है, तो उष्मा अगर उससे ले लेगा तो क्या हो जाएगा, यानी पहले गर्म था वो, उसको ठंडा कर रहा है, तो ठंडा करेगा तो क्या होगा, वो नमी यानी जलवाष्प जो है वो पानी बन जाएगा, इसके सतह पे चिपकने लगेगा, वो धीरे धीरे चिपकते चिपकते बड़ा बूंद का रूप ले लेता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जब कोई ठंडा पानी किसी गिलास में लेंगे उसके चारों ओर पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती है, किसकी वजह से, किसकी वजह से, क्योंकि पानी ठंडा है और बाहर का तापमान गर्म है। ठीक है, तो संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है किस पे, इसकी सतह पे, जो बर्तन है उनके सतह पे। ठीक है, आया समझ में। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, आगे आप लोगों को क्या बोलते हैं, जो मैं कल क्वेश्चन दिया था उसका आंसर इधर दिख रहा होगा, आप अपने से मिला लेना, आपने जो बनाया था क्या सही बनाया था गलत बनाया था। यदि कोई क्वेश्चन उसमें समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए, और फिर जो आज जितना मैं बताया उसका क्वेश्चन भी आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो इसको आप कृपया कल अपने से, बिना इधर उधर से कहीं से नहीं, जो बताया हूँ उसी से दे रहा हूँ। ठीक है, तो अपने दिमाग से बनाना है, ठीक है, सोच समझ के, ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है ना, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, बाय।